तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आमतौर पर जब कोई क्राइम होता है, खासतौर पर मर्डर, तो कातिल यही सोचता है कि कैसे वो पुलिस से बचेगा, कानून की नजरों में धोखा देगा। लेकिन इस दुनिया में एक देश ऐसा है जहां पे कातिल कत्ल करने में तो नहीं हिचकता, लेकिन उसके बाद उसके मन में एक सवाल आता है कि अब लाश का क्या करोगे। और उनके पास ऑप्शन बहुत कम होता है, मजबूरी ही कुछ ऐसी है। आज की कहानी हांगकांग में हुई एक 28 साल की मॉडल की कहानी है। हांगकांग कहते हैं कि दुनिया के सबसे पीसफुल, जहां पे क्राइम सबसे कम होता है, उनमें से एक। हालांकि कुल 75 लाख के करीब आबादी है और 1100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये एक छोटा सा, करीब एक साल का अगर इनका क्राइम रिकॉर्ड निकालें तो 20-22 भी कत्ल होते हैं, बल्कि उससे भी कम, 50, 60, 70 रॉबरी। इसके अलावा क्राइम है ही नहीं। मतलब हांगकांग की पुलिस के पास ज़्यादातर कोई काम ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, दुनिया भर के लिए लोग वहाँ आते हैं और इसीलिए उनकी इस क्राइम ना होने की वजह से उनका एक अलग उनका पहचान भी उनकी। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे कत्ल करने के बाद लाश का क्या करोगे, ये सवाल क्यों उठता है। तो असली कहानी पर आऊँ उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। हांगकांग सबसे घनी आबादी वाला एक देश है, और बल्कि उपनिवेश जो भी कहें। यहाँ पे ऐसी सी, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी तस्वीरें आई थी जिसमें पिंजरे और दरबे जैसे घर हैं वहाँ पर। बल्कि एक बिल्डिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ 30,000 लोग रहते हैं। तो हांगकांग की घनी आबादी, जगह कम, और इस वजह से वहाँ लोग जिस तरीके से रहते हैं, कहते हैं कि ऐसा कोई पल नहीं होता जब आपकी तरफ कोई आंखें ना उठी, आपको कोई घूर ना रहा हो। आप घर के अंदर हो तो जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, इमारत है, तो एक लिफ्ट 100 लोग एक साथ यूज करते हैं। आप नीचे उतरे तो चारों तरफ इर्द गिर्द आपके इंसान दिखाई देगा। पड़ोसी से आप बच नहीं सकते। एक घर के और दूसरे घर के दरमियान जो दीवार है वो इतनी पतली है कि आप जो कुछ शोर मचाएं या करें वो पड़ोसी तक आवाज जाती है। तो एक तो आप भीड़ के बीच में हर वक्त रहते हैं, रात को भी। दूसरा, कार, वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। और दूसरी, महंगाई है, इस वजह से बहुत कम लोग कार यूज़ करते हैं। कार यूज़ भी कर लें तो वहाँ पार्किंग की बहुत समस्या है। 2019 में एक पार्किंग स्लॉट, सिर्फ एक, वो करीब जो बिका था वहाँ, जो उनका अपना है हांगकांग का जो डॉलर है, उनकी करेंसी का नाम, तो वो करीब $1,00,000 में बिका था। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि आप कितना महंगा होगा। तो गाड़ियाँ भी लोग कम यूज़ करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना ऐसा घर हो, इंडिविजुअल, जिसमें गार्डन भी हो, खुली जगह हो। ये भी नहीं है। शहर में, शहर के बीच में कोई नदी, तालाब, नाला, ये भी नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे किसी कत्ल के बाद किसी लाश को ठिकाने लगाने में बड़ी अड़चन आती है। आप घर के अंदर से अगर बॉडी को लेकर निकलेंगे तो अब उस बिल्डिंग में हज़ारों लोग रह रहे हैं, ऊपर से नीचे तक ना मालूम कितने लोग देखेंगे। आप गाड़ी में लेकर जाएंगे, गाड़ी एक तो है नहीं, पार्किंग का आपके पास जगह नहीं, आपकी तो वो नहीं है। कहीं आसपास में आप दूर भी ले जाते हैं तो कहाँ फेंकेंगे, नदी, तालाब, नाले, ये है नहीं। कहीं अगर दफनाना है तो ऐसी खुली जगह, सुनसान जगह नहीं है, कोई ना कोई वहाँ से गुजर रहा है। तो इसीलिए वहाँ के बारे में ये मशहूर है कि वहाँ कातिल किसी का कत्ल करने की उतनी नहीं सोचता जितना ये सोचता है कि कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने कहाँ लगाएंगे, और उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता है। तो इसी हांगकांग में जब इस तरह का कोई क्राइम होता है, तो होता ही नहीं है, तो फिर लोग चौंक उठते हैं। और ऐसे ही एक क्राइम हुआ 21 फ़रवरी इसी साल, 28 फरवरी को। हांगकांग में एक लड़की रहा करती थी, उसका नाम एबी चॉय। एबी चॉय की उम्र 28 साल। एक रईस परिवार से थी एबी चॉय। इनके पिता का कंस्ट्रक्शन का काम है जो चाइना तक फैला हुआ है, और बचपन से ही इन लोगों ने अमीरी देखी है। तो जब एबी चॉय बड़ी हुई तो फिर माँ जो है एबी चॉय की, वो एक मतलब फैशन डिज़ाइनर थी। बेटी को भी फैशन की तरफ
रुझान हुआ और एबी चॉय ने मॉडलिंग चुनी और फिर इसने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और हांगकांग की एक कामयाब मॉडल थी। लेकिन सिर्फ 18 साल की जब उम्र थी तब एबी चॉय की शादी हो गई। एबी चॉय की जब शादी हुई उसके बाद 2 बच्चे हुए, लेकिन ये शादी सिर्फ 3 साल चली। 2016 में शादी हुई और 2019 में डिवोर्स हो गया। इसके बाद एबी ने एक दूसरी शादी की, उससे भी 2 बच्चे हुए। जस्ट तलाक के बाद ही शादी कर ली थी, तो अब टोटल 4 बच्चे थे। लेकिन दूसरी शादी करने के बावजूद एबी चॉय अपनी पहली जो उसका परिवार था, उसके हस्बैंड, उसके ससुर, इन लोगों के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन था। उसकी एक वजह यह थी कि 2 बच्चे शायद दोनों के दरमियान एक कड़ी बने हुए थे। तो तलाक हो चुका था, लेकिन फिर भी पिछले ससुराल वालों के साथ रिश्ता अच्छा था। और इतना अच्छा रिश्ता था कि एबी चॉय ने अपने ससुर के नाम हांगकांग के एक सबसे प्रीमियर जगह पर, जहां पे सारे अमीरों के एड्रेस होते हैं, वहां पे एक 4 बेडरूम का अपार्टमेंट लिया था। उस वक्त जब डिवोर्स नहीं हुआ था, और वो अपार्टमेंट एबी ने अपने फादर इन लॉ यानी कि ससुर के नाम पर लिया था। उसके ससुर हांगकांग के एक रिटायर्ड पुलिस अफसर थे, सार्जेंट। तो फैमिली में प्यार था, उसने अपने ससुर के नाम पर 4 बेडरूम का ये घर लिया, जिसकी कीमत करीब $1 मिलियन है और हांगकांग डॉलर जो है वो करीब 8 मिलियन। तो काफी कॉस्टली, काफी महंगा। $1 मिलियन का मतलब अगर अभी के रेट से हिसाब से देखें तो करीब 80-83 लाख रुपए हो जाते हैं। तो खैर उसने ये लिया, उसके बाद डिवोर्स हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने ससुर के नाम पे ये घर रखा और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी चलती रही। अच्छा, वो पेरिस भी जाती, पेरिस के जो फैशन, जो सारे इवेंट्स होते फैशन शो के, उसमें भी हिस्सा लेती। फरवरी में उसका एक मशहूर फैशन मैगजीन में कवर फोटो छपा और ये फरवरी में पेरिस गई थी, वैलेंटाइन डे के इर्द गिर्द। इसी दौरान इधर उसकी गैर हाजिरी में कुछ लोग मिलकर एबी चॉय के कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे। अब प्लानिंग तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सवाल वही था कि चलो कत्ल तो कर देंगे, लाश का क्या करेंगे। तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा। फिर उन्होंने कहा कि हांगकांग के अंदर मेन सिटी में यह काम मुश्किल है। तो हांगकांग सिटी से करीब 35 किलोमीटर दूर एक एरिया है, जिसको आप विलेज टाइप कह सकते हैं। वहां कातिलों ने एक 3 मंजिली इमारत में ग्राउंड फ्लोर का एक घर रेंट पर लिया। ये उनकी पहली साजिश का हिस्सा था। घर लेने के बाद अब वो इंतजार करने लगे। इसके बाद 21 फरवरी की तारीख आती है। 21 फरवरी 2023 को एबी चॉय अब हांगकांग पहुंच चुकी थी और उसको दोपहर को वो पाबंदी से अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती थी। तो उसकी एक बेटी जो उस वक्त स्कूल में थी, दोपहर को उसको स्कूल लेने जाना था। उसका एक ड्राइवर था, टैक्सी जो उसने की, और वो जो टैक्सी का ड्राइवर था वो एबी चॉय का एक तरह से देवर था, उसके हस्बैंड का भाई। तो अपनी बेटी को लेने के लिए निकली घर से, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंची। इसके बाद वो गायब, शाम तक नहीं पहुंची। इधर बेटी के स्कूल से फिर खबर दी जा रही है कि आज मम्मी उसकी आई नहीं है लेने। तो फिर उसके पहले हस्बैंड, दूसरे हस्बैंड, बाकी खुद एबी चॉय के अपने माँ बाप को ये खबर मिली। वो लोग परेशान हुए, ढूंढना शुरू किया और आखिर को रात में उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखा दी मिसिंग की। अब पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले फैमिली के तमाम लोगों से पूछताछ हुई। तो एबी के माँ बाप से हुई, भाई बहन से हुई, उसके एक्स हस्बैंड से हुई, उसके प्रेजेंट हस्बैंड से हुई। सबसे बातचीत करने के बाद पुलिस को एक अंदाजा हुआ कि जो उसका एक्स हस्बैंड है और उसके जो फादर इन लॉ है और उसका जो देवर है, ये लोग कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम यहाँ थे, हम वहाँ थे, वहाँ थे। तो पुलिस को कुछ शक होता है। लेकिन अब फादर इन लॉ जो है, एक्स हस्बैंड मतलब एक्स फादर इन लॉ, वो पहले हांगकांग पुलिस में रह चुका था, तो ये भी था कि नहीं, आदमी गलत नहीं हो सकता। फिर भी पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। 21, 22, 23 तारीख आ गई, 23 फरवरी। 48 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका, अभी तक एबी चॉय की कोई खबर नहीं थी। इसी दौरान पुलिस ने कहा कि चलो, जो एक्स हस्बैंड और उसके एक्स फादर इन लॉ का जो स्टेटमेंट है कि उस वक्त कहाँ थे, क्या क्या किया उन्होंने इस दौरान में, सीसीटीवी कैमरों की मदद से इसको चेक करते हैं। जब उन्होंने चेक करना शुरू किया तो कई जगह पे लगा कि जब उन्होंने कहा इस वक्त हम वहाँ थे, वो वहाँ थे नहीं, बल्कि कहीं और थे। और इसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक कैमरे में फादर इन लॉ और एक्स हस्बैंड वो हांगकांग सिटी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जो रूट था उसको फॉलो किया, उसके बाद आगे के सारे सीसीटीवी कैमरे को ट्रेस किया गया, ट्रैक किया गया कि कहाँ जा सकते हैं। करते करते आखिरकार वो एक आउटस्कर्ट में एक मोहल्ले जैसा जो भी था, वहाँ पर ये जाकर सीसीटीवी में फिर ये लोग दिखाई दिए। अब इसके बाद पता किया गया कि ये लोग यहाँ कहाँ हैं। फिर जिस घर के अंदर ये दाखिल हो रहे थे वहाँ तक सीसीटीवी कैमरा मिल गया। अब ये हुआ कि ये 3 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर ये लोग दाखिल हो रहे हैं। सीसीटीवी का अच्छा खासा जाल बिछा हुआ हांगकांग में। तो जब पुलिस को पता चला तो फौरन पुलिस की एक टीम को उस घर पे भेजा गया। उसके ओनर से बात हुई तो पता चला कि कुछ वक्त पहले ही इस घर को कुछ लोगों ने रेंट पर लिया है। और जब नाम पता चला तो वो एबी चोई के एक्स फादर इन लॉ का नाम था, जिन्होंने ये किराए पे घर लिया था। अब पुलिस की टीम फादर इन लॉ और के जो मकान मालिक जिसने किराए पे लिया था, उन लोगों को ये मौजूदगी में, अभी तक वो वहां पर नहीं है बल्कि सिर्फ मकान मालिक है। और पुलिस की एक टीम ने कहा कि हो सकता है यहाँ पे एबी चोई को रखा गया हो। ग्राउंड फ्लोर पे घर का दरवाजा खोला गया, पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई। जब अंदर पुलिस दाखिल हुई, 2 कमरे का घर था ये, पर उस दोनों कमरे में बेडरूम में ऐसा एक भी सामान नहीं था जिससे लगे कि यहाँ पे कोई रहने के इरादे से किसी ने लिया था। बिल्कुल खाली था। जब पुलिस किचन में पहुंची तो किचन में उसकी नजर जो पड़ी, उस पर कुछ चीजों पर पड़ी तो पुलिस के कान खड़े हुए। उसने देखा कि वहां पर एक मीट ग्राइंडर है, एक इलेक्ट्रिक सॉ है, इसके अलावा 2 तरह के चॉपर हैं, एक हैमर है, फेस शील्ड है जो आमतौर पर चेहरे के ऊपर ढककर पहनते हैं, और काले रंग का रेन कोट है, वो भी 2-3। और साथ ही साथ एबी चोई उस दिन उसने अपना एक पर्पल कलर का बैग लेकर वो घर से निकली थी। सारी वाइट कलर के टी शर्ट पहने थे, वाइट पैंट थे, वाइट स्लीपर था, और पर्पल कलर का हैंड बैग लेकर निकली थी 21 फरवरी को। तो बैग भी वहां से बरामद हुआ। इन सारी चीजों के अलावा पुलिस ने देखा कि वहां पे 2 पॉट रखे हुए बड़े बड़े। जब उस पॉट के ढक्कन को हटाया गया तो देखा कि उसमें सूप है, और सूप के ऊपर बाकायदा बहुत सारे जो सब्जियां और ये वो सब तैर रही थी, ग्रीन रेडिशेस और फिर बाकी चीजें सब, कैरेट्स। अब पुलिस ने इन सारी चीजों को अपने कब्जे में लिया, बाकी घर की तलाशी लेनी शुरू की। घर के अंदर एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ था बड़ा सा। अब पुलिस ने जैसे ही उसको खोला तो देखती है कि उसके अंदर 2 कटे हुए पैर हैं और 2 हाथ हैं। अब पुलिस को यह देखकर मामला समझ में आ गया, लेकिन बाकी बॉडी के पार्ट्स कहाँ हैं ये नहीं मालूम। अब पुलिस ने वो जो पॉट था वो भी देखकर कि ये बड़े जो पॉट हैं जिसमें सूप है, इसका साइज बड़ा है। अब पुलिस ने उसको किसी चम्मच या उससे चलाकर देखा सूप को, अंदर से सर का एक टुकड़ा मिलता है। एक पॉट में एक तरह से एक पूरी खोपड़ी थी और दूसरे पॉट में कुछ और मांस के हिस्से थे। फौरन पुलिस ने उस पॉट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। इसके बाद पुलिस की एक टीम को इन्फॉर्म किया गया। फादर इन लॉ, देवर और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इनसे पूछताछ हुई। अब यह था कि बाकी की बॉडी मिल नहीं रही थी। जब तफ्तीश हुई थी पता चला कि पिछले 2 दिनों में 2 लोग घर के वहां के कब्रिस्तान के चक्कर भी काट रहे थे, और कब्रिस्तान के पास उस शहर के बाहरी इलाके में थोड़ा सा सुनसान भी जगह मिल जाती है। तो फिर उन्होंने बताया कि वहीं पे उन्होंने कहीं उसको बाकी हिस्से को कुछ को दफना दिया। अब बाकी चूंकि एक साथ बाहर लेकर निकलने में डाउट होता किसी बड़े बैग में, तो ये घर में था, और इनका इरादा यही था कि इसी तरीके से बॉडी को कुक करके और फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। खाने की बात नहीं है। अब पुलिस ने फिर एक एक कर सबको गिरफ्तार किया। इसके बाद पूछताछ शुरू हुई। हस्बैंड जो है वो हाथ नहीं आया था। 2 दिन के बाद हस्बैंड हांगकांग के समुद्री रास्ते में एक स्पीड बोट से भागते हुए पकड़ा गया। वो छोड़कर किसी और देश भाग रहा था। अब इन सबको बैठाया गया। इसके बाद पूछताछ हुई। इस पूछताछ के बाद एबी चोई की सास को भी अरेस्ट किया गया। सास के ऊपर इल्जाम यह था कि उसे ये सारी चीजें पता थी। अब जब उनसे पूछा गया ये सब क्या है तो उन्होंने कहानी सुनाई कि 21 फरवरी को जब वो अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए गई तो एक देवर जो कभी कभी टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करता था वो जाता था, और एबी के रिश्ते इन लोगों से अच्छे थे, तो वो उसे अपनी 7 सीटर गाड़ी में बिठा कर ले गया। लेकिन रास्ते में एक टनल आया और वहां पे उसने कुछ बहाना बनाया। उसके बाद एक दूसरी गाड़ी में उसे बैठाया गया, और कहते हैं कि उसी गाड़ी में, चलती गाड़ी में, सर पर एक वजनी चीज से
हमला किया गया और गाड़ी के अंदर ही उसका कत्ल कर दिया गया। चूंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही प्लान के तहत शहर के बाहर एक 2 रूम का किराया पे मकान ले रखा था, बॉडी को वहां ले गए। इसके बाद बॉडी वहां ले जाने के बाद बाकायदा इन्होंने रेनकोट पहना, फेस शील्ड लगाई, ताकि जब बॉडी को चॉप करें तो कोई भी निशान खून के या मांस के लोथड़े या किसी और चीज़ के, वो एक तो चेहरे बाल पे ना आए, दूसरा कपड़ों पे ना आए। तो उन्होंने अपने आप को पहले ढका रेनकोट से और पूरे फेस शील्ड से, और फिर सारे हाथ पैर अलग किए और उसको फ्रिज में रखा। अब बात वही थी कि वहाँ लाश को कैसे ठिकाने लगाए, उन्हें भी मालूम है हर जगह भीड़ ही भीड़ है। तो इनका ये था कि धीरे धीरे कुक करके और उसके बाद इसको दफनाते जाएंगे। और पहला पार्ट उन्होंने अदा कर दिया था, बाकायदा 2 बॉल बड़े पॉट में सूप बना लिए थे और सर का सूप बनाया था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कर ली थी। उन्होंने अपना जुर्म एक्सेप्ट किया क्योंकि सीसीटीवी कैमरा और उस घर की सच्चाई सामने आ गई। अब पूछा गया कि आखिर ये सब किया क्यों था, तो फिर जो कहानी आई, मकसद आई कत्ल की, वो ये थी कि जब एबी चोई ने दूसरी शादी की, उससे पहले पहली शादी के दौरान रिश्ते अच्छे थे, शादी के बाद भी दूसरे रिश्ते अच्छे थे, तो उसने अपने ससुर के नाम पर जो एक 4 मंजिला बल्कि 4 बेडरूम का 1820 स्क्वायर फीट का एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था, जिसकी कीमत $1 मिलियन थी। वो उसने अपने ससुर के नाम पर खरीदी थी। बाद में उसको कहा गया, कुछ लोगों ने कहा कि ये तुम अब शादी तो रही नहीं, रिश्ते टूट गए, तो तुम अपने नाम पर करा लो। तो अब वो इस अपार्टमेंट को बेचने जा रही थी और इसने ये बात अपने एक्स हस्बैंड और फादर इन लॉ दोनों को बता दिए थे। उनके जहन में आ गया कि अब कानूनन तो वो उनकी बहू भी नहीं है, ना वो बीवी है उसके बेटे की, और ये बेच सकती है, बेच देगी तो हमारे हाथ से कितना कीमती इतनी प्रॉपर्टी जो वो निकल जाएगी। बस इसलिए कि ये प्रॉपर्टी ना बेचे क्योंकि नाम पे ससुर का है, और अगर वो मर जाती है तो फिर कोई क्लेम भी नहीं करेगा। इस एक प्रॉपर्टी के लालच में एक बाप, बेटा, उसका भाई, फिर माँ बच्चों की, मतलब सास, ससुर, पति, देवर और एक और शख्स जो इसमें शामिल था उनका, ये सारे अपनी ही एक्स बहू के कत्ल की प्लानिंग करते हैं और उसके बाद लाश को इस तरीके से ठिकाने लगाने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि वैसे लाश को ठिकाने लगा नहीं सकते थे। लेकिन भेद खुल गया, सब पकड़े गए। बॉडी के कुछ पार्ट्स उसी बाहरी इलाके से मिले हैं। हांगकांग में कत्ल के लिए पहले सजाए मौत की सजा हुआ करती थी, लेकिन बाद में कानून चेंज हुआ और अब वहाँ यह है कि आप 1 कत्ल करें या 10 कत्ल करें, लाइफ इम्प्रिजमेंट मैक्सिमम पनिशमेंट है, यानी उम्र कैद की सजा। तो फिलहाल सभी बिना जमानत के जेल के अंदर हैं और मई में इस मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी। मई तक पुलिस का काम है अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देना। तो मई में मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी, तब तक इनको कोई जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन ये सभी दोषी पाए भी जाते हैं तो भी इन सभी को उम्र कैद से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये थी कहानी हांगकांग की उस मॉडल के कत्ल की जिसका सर एक सूप के साथ मिला था। तो कहानी में इतना ही, लेकिन अपना कहानी खत्म करूं उससे पहले वही सिलसिला। आज अभिजीत गांवकर, इनकी बिटिया का जन्मदिन है और इन्होंने नाम लिखा नहीं, तो कोई बात नहीं अभिजीत जी, आपकी बिटिया को हैप्पी बर्थडे पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। साथ ही साहिल सुरा, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे साहिल। चिराग राणा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चिराग। और बीजे मेहर ने भेजा है। सोनू डागी जाटराम, ये मदीना रोहतक से, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए सोनू, और आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कराता इसलिए मैंने कहा आज ही बोल देता हूँ। तौफीक शेख, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। विकास साहू, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है, एंड थैंक यू आपके मेल के लिए। अजय पुरवाल, थैंक यू अजय साहब, एक कहानी की आपने और फरमाइश की, और आज की जो मैंने कहानी सुनाई है अजय पुरवाल ने भी इनकी फरमाइश की थी, तो आपकी एक कहानी की फरमाइश अजय साहब आज पूरी हो गई। दूसरी जल्दी सुनाता हूँ। गुरमीत सिंह, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने, कल मैंने अपनी कहानी में एक जगह बोला था, जो वीडियो दिखाया था जिस बच्चे शरद का जो किडनैप हुआ था, तो मैंने कहा था कि ये मलयालम में बोल रहा है। वो मलयालम नहीं, असल में कन्नड़ जुबान थी, कन्नड़ भाषा। तो इसको सुधारने के लिए सलमान शरीफ, इसके अलावा आमीश पांड्या जी और सुहैल फाजिल, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। तो वो कन्नड़ भाषा थी, मलयालम नहीं थी। गौतम सिंह, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद निज़ामुद्दीन अंसारी, इन्होंने कहा अतीक जैसे मामलों में कि इसमें सिस्टम में जो लोग ऐसे लोगों की मदद करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, लेकिन निज़ामुद्दीन साहब कहाँ एक्शन हो, यहाँ से ऊपर से नीचे तक हमाम में सब नंगे। हरेश बउआ, अंकिता भंडारी केस में अपडेट किया जाना चाहते हैं। फिलहाल चार्जशीट दाखिल हो गई है, अभी तारीख लगी नहीं है, जैसे ही इसमें ट्रायल शुरू होगा मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा।
इसके अलावा आकाश नरवाला, इन्होंने एक कोटा की स्टोरी भेजी है, वो सुनना चाहते हैं, मैं जल्दी सुनाता हूँ। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।